हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में, सब एक नंबर। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? PYQ कर रहे हैं। कितने साल का? लास्ट 35 ईयर्स का। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस होते हैं? UPSC CSE का क्वेश्चन 1991 से होता है और यहाँ 2023 तक इसमें हम लोग कर रहे हैं। 24-25 एक साथ करेंगे। ये चीज़ हम बहुत पहले बोल चुके हैं। CAPF CDS एग्ज़ाम से, CAPF और CDS का जो एग्ज़ाम है उसमें 2014 से 2023 तक का क्वेश्चन है। और स्टेट PCS जो होते हैं, छत्तीसगढ़ MP PCS, BPSC, JPSC, उत्तराखंड PCS, जितने भी PCS है लगभग के होते ही होते हैं। तो उनके जो क्वेश्चन हैं वो 91 से 2023 तक होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हम लोग का जो पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका 33-34 वीडियो बना है लगभग, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, अगर चाहते हैं कि PYQ कंप्लीट करें तो। इम्पोर्टेंस अगर समझते होंगे PYQ का तो। ओके, आज हम लोग इकोनॉमिक ख़त्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक का जो टारगेट दिया हुआ था कि 19 अक्टूबर संडे लास्ट डेट रहेगा, जिसमें 66 क्वेश्चन होंगे। तो 66 के आसपास ही है, मतलब एक दिन कल तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन था, और एक दिन कम क्वेश्चन किए थे, तो मिला जुला करके हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। ठीक है, टारगेट तक। कल 20, कल क्या दीपावली है क्या? शायद अगर हो तो वैसे भी हम लोग को कल ब्रेक है। आराम से आप अपना एंजॉय करो, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा 21 से। ठीक है, चलो तो फिर बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसके बेनिफिशियरी कौन है? अच्छा सर, इसमें एलिमिनेशन से कर सकते हैं। इसमें ये पता है कि सरदार सरोवर जो है वो कहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा? नर्मदा रिवर की तरफ, है कि नहीं? अब यहाँ देखो, नर्मदा रिवर की तरफ देखेगा तो नर्मदा है कहीं इधर भैया, इधर मिलेगा तुमको नियर गुजरात की तरफ, है कि नहीं, वेस्ट की तरफ। तो हम लोग ईस्टर्न जो स्टेट है उसको तो हटा सकते हैं। उड़ीसा ईस्टर्न में जाता है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश तो नीचे चला जाएगा साउथ में, इसको भी हटा सकते हैं, है कि नहीं। और कर्नाटका भी नीचे चला जाएगा, KGF ये भी नीचे चलेगा, इससे भी हटा सकते हैं। तो इन सब से हटा सकते हैं। अब देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, ये सब थोड़े से मिडिल और इधर ईस्ट में मिल जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं जब नहीं आ रहा है तो बिक्की कौन कौन से बेनिफिशरीज स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है भैया A नंबर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान है। ठीक है, पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि भैया इरीगेशन प्रोवाइड कराना है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है, पावर जनरेशन और जो भी कुछ है, जो फ्लड प्रोटेक्शन करना है, ये सारे कुछ है। ठीक है, उसमें से बेनिफिशियरी स्टेटस हम लोग चल चुके हैं। तो ये नर्मदा पर है, तो हम लोग एक पढ़ते हैं कभी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है कि नहीं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA, है कि नहीं, जिसको एक सोशल मूवमेंट हम कह सकते हैं, जो 1985 में स्टार्ट हुआ था। अपोज कर रहा था ये किस चीज़ को? कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन है नर्मदा रिवर पर, उस चीज़ को, है कि नहीं। और जो कहाँ से फ्लो होकर के जाता है ये नर्मदा रिवर? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, अभी तो देख कर क्या है कि नहीं। तो ये जो मूवमेंट था किसके जरिए लेकर के चला गया था? तो भैया वहाँ के जो नेटिव्स थे, जो ट्राइबल्स थे, उनके जरिए, फार्मर के जरिए, इन्वायरमेंटलिस्ट के जरिए, है कि नहीं, और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं उनके जरिए। कंसर्न ये था कि भैया लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज होगा, ठीक है, और इस तरीके से सोशल इनजस्टिस होगा। ठीक है, जो डैम बनेगा उससे सोशल इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे थे जो नर्मदा ये पर चल रहा था। ठीक है, डैम बन रहा था, है कि नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हम लोग ये भी रिवाइज कर लिए, है कि नहीं। एक अपोज जो कर रहे थे उसमें से ये सरदार सरोवर डैम जो था, ये भी जो बना था, ये इसका भी नाम था, इसीलिए हम यहाँ पर इस साथ में इसको डिस्कस किए। ठीक है, लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, भैया ये हम लोग कल कर चुके हैं, राजस्थान। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन था। ठीक है, 178 कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। कालपोंग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अपने को देखने के लिए मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहते हैं कि इतना लार्जेस्ट डैम है और ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कह सकते हैं जो आइलैंड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ कर देते हैं। मैथुन, बेलपाहाड़ी और तिलैया डैम,
ये जो है कंस्ट्रक्टेड है किस रिवर पे, ये मैथुन और तिलैया कल भी डिस्कस में आया था, है कि नहीं। तो ये जो है भैया ये हम लोग देखने के लिए मिलेगा झारखंड में, है कि नहीं। झारखंड के कौन से रिवर पे, बराकर रिवर पे। और जो बराकर रिवर है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की, है कि नहीं। और बराकर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रांची हम लोग कहेंगे, ठीक है। और होते हुए कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, दामोदर को वहाँ जाकर के ज्वाइन करती है दिसेरगढ़ में, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसे हम लोग दिसेरगढ़ कहते हैं, ठीक है। करीबन लेंथ अगर बात करें तो 2 to 5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, ओके। इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक तो DVC है, 3 पार्ट था इसका। एक तो DVC है जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का कल हम लोग ये कर रहे थे, ठीक है। और भी है इस पर, तो एक दामोदर था, क्योंकि दामोदर वाला नाम तो कल आया था ना, इसलिए मैं भी कहती है। द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट, एक तो हम लोग कल एक दूसरा था वो जो सीसम करके कुछ नाम था ना उसमें। तो यहाँ जो ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है वो है सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो लोकेटेड कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका लोकेशन देखने के लिए मिलेगा अपने को, जो दार्जिलिंग है ना उसके फुट हिल्स पे देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसको ओल्डेस्ट हाइडल पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कब कमीशन हुआ था, तो 10 नवंबर 1897 को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते, ये थोड़ा सा ये लोग को देख लो। कोपली जो है ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो कि कहाँ पर देखने के लिए, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। 1915 के आसपास इसको कमीशन हुआ था। पाईकारा ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। 1932 में ये कमीशन हुआ था। और ये मैतूर जो है ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी अपने को तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है। 1934 में ये कमीशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, मंगलम कहाँ पर ही लोकेटेड है भैया, तो मंगलम केरला में लोकेटेड है, ठीक है। कौन सा कहते हैं, पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये केरला। द ईस्टर्न एजर्सन और रीजन, ठीक है, एजर्सन और रीजन पता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। बात सही है कि पंजाब हरियाणा, कल हम लोग मैप भी देखे थे कि नहीं, उसमें देखे थे कि मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया का है वो यही है। इसमें क्योंकि भाई इसमें जो है क्लाइमेट भी इन लोगों को अच्छा मिल जाता है, सॉइल का कंडीशन भी अच्छा मिल जाता है, जो वीट कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है वो सब तो इधर ही है, ठीक है। और इधर ग्रीन रेवोल्यूशन भी ज़्यादा बेनिफिशरी यही लोग था, है कि नहीं, लोग देख चुके हैं ये। अब इसका रीजन पूछो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल 100 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये 100 से 150 डिग्री, इतना से तो मर जाएगा आदमी यार। यहाँ डिग्री होना चाहिए, ये 0 हटा दो, ठीक है। टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर एंड द अबाउट 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल आर द नेसेसरी फॉर द वीट प्रोडक्शन। देखो ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है कि इतना चाहिए, है कि नहीं। टेम्परेचर भी मतलब कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस 75 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज भी होता है, ठीक है। वीट प्रोडक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होता, विंटर में ही इन लोग को हम देखते हैं, है कि नहीं। तो ये इसीलिए ये लोग लीडिंग प्रोड्यूसर है क्या, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया और भी फैक्टर हो सकते हैं, एक ओनली फैक्टर इसके वजह से ही ये लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं ना हो सकता है सर। अदर फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, कैसा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, इरिगेशन का सिस्टम क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, बाकी सब भी तो रोल प्ले करेंगे। तो रीजन जो करेक्टली है पहला को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग के पास कहाँ दिखता है, ऑप्शन बी में दिखता है कि भैया दोनों आपस में सही हैं, अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है, यही होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। गंडक प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ द 2 स्टेट। गंडक किसकी ज्वाइंट, मतलब कौन 2 स्टेट के मिलने से बन रहा है, ठीक है। तो भैया हम लोग जानते हैं कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मिलने से बना। गंडक प्रोजेक्ट जो है किसका है, बिहार गवर्नमेंट का और उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और साथ में इसमें थोड़ा सा नेपाल भी है, ठीक है। इसका क्या है भैया, एक बैरेज बनाना है अक्रॉस द गंडक रिवर, ठीक है। इधर से ऊपर से नेपाल तरफ से आता है ना गंडक रिवर, है ना। कहाँ पर ही बनाना है, तो बनाना क्या है, ये पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वाल्मीकि नगर बिहार में, ठीक है, यहाँ पर।
बात यही है कि इरिगेशन प्रोवाइड करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल करना है, ठीक है, यही सब। और गंडक जो हम जानते हैं कि ये जो गंडक रिवर है ये किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा रिवर सिस्टम की, है कि नहीं, जो कि कहाँ से निकलती है अपने को हम लोग पता है, हिमालय और नेपाल से इधर से आता है गंडक, बूढ़ी गंडक, इस तरीके से सारे आते हैं ना। ओके 84 ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड। हीराकुंड डैम कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है, कौन से नदी पर, तो हीराकुंड डैम जो कंस्ट्रक्टेड है वो अपने को देखने के लिए मिलता है महानदी रिवर पे, ठीक है, जो कि अपने को 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, मतलब माना जाता है कि 4th लार्जेस्ट है कि नहीं। कहाँ से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये, है कि नहीं, हीराकुंड वाला। इरिगेशन, ड्रिंकिंग, पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल करना है सब में, किस में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना स्टेट्स में, है कि नहीं, तो यही है, तो महानदी। इन विच मंथ इज़ द राबी क्रॉप्स आर सोन। अरे भाई राबी क्रॉप का कितनी बार आ चुका है कि नहीं, हम लोग जानते हैं कि राबी क्रॉप्स को विंटर के महीनों में हम लोग बोते हैं, अक्टूबर से नवंबर का समय है कि नहीं, हार्वेस्ट करने का समय अगर बोले तो अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, हार्वेस्ट का कहाँ है अक्टूबर नवंबर, सी में मार दो, और क्या, है कि नहीं। which group of crops mentioned below comprise the cash crop। कैश क्रॉप मतलब कि ऐसा है कि हम उसको खाने पीने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा पैसे के लिए उगाते ही हैं उसको, ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा है विच क्रॉप्स आर मेंशन बिलो द कंप्रोमाइजेज ऑफ कैश क्रॉप्स, इनमें से कौन कैश क्रॉप्स है, ठीक है। तो कैश क्रॉप मतलब जो पैसा के लिए ही ज़्यादातर उगाया जाता है कि नहीं, मतलब कि सेल पर्पज़ से होता है, कंजप्शन पर्पज़ कम ही होता है, सेल पर्पज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, जो क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं वैसे उनमें से प्रॉफिट कमाना होता है कि नहीं। तो उसमें से हम लोग को वीट, मेज़, राइस ये सब तो अपने पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, सब्सटेंस फार्मिंग भी करते हैं, है कि नहीं, ग्राम, पीस, वीट ये सब हो सकते हैं। ये जो दिख रहा है कॉटन, शुगर कैन से हम लोग जानते हैं मिल बनता है, शुगर बनता है, चीनी बनता है शुगर मिल में, है कि नहीं। अब तो इसका जो है, जो हम लोग कल परसों का एग्जाम्पल देख रहे थे ना, मोसेस और ये जो था वो खोयाम जिसको बोल रहे थे, है कि नहीं, तो उससे तो अब तो इथेनॉल, E20 पेट्रोल भी बन रहा है, तो भैया कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यही सारे ज़्यादातर हैं, ठीक है। सी कॉटन, राइस, बनाना, ठीक है, बाकी सब अपने को ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन जो ये है वो अलग, ठीक है। विच इज़ नॉट अ खारिफ क्रॉप। अब इनमें से कौन बताओगे खारिफ क्रॉप क्या है भैया। खारिफ मतलब ख से खराब मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो ग्राम तो हम जो जानते हैं ये ठंडा के दिन में होता है, रामनवमी के टाइम में हम लोग के गांव में जाते हैं बेचने के लिए इसको, है कि नहीं। तो ये नहीं है राबी क्रॉप, बाकी सारे राबी क्रॉप मतलब ये राबी क्रॉप है, बाकी सारे जो है खारिफ क्रॉप है। क्या है व्हाट इज़ द ऑपरेशन फ्लड। कल परसों पूरा 2 दिन ऑपरेशन कैसे चार्ट ही दिखाएं, है कि नहीं। कितने क्वेश्चन देखो कैसे रिपीट होते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है हम सब जान रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन से, बच्चा इसको जानता है कि नहीं। वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज रिलेटेड टू। कौन है, बहुत सा लंबे समय से चल रहा है और अभी भी न्यूज़ में कभी कभी रह जाता है। कावेरी है। वाटर डिस्प्यूट जो है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, वो कावेरी रिवर से है भैया। वाटर उन लोगों के शेरी के बीच में मेन जो सोर्स ऑफ टेंशन है, कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, ये चलता आ रहा है 1892 से, ठीक है, और बाद तक भी चलते आ रहा है। अभी भी कभी कभी न्यूज़ में हम लोग को सुनने के लिए दिख ही जाता है। मेन रीज़न एलोकेशन से है कि भैया एलोकेट कैसे इसका करे, वाटर का, कावेरी का जो वाटर है इसको एलोकेट करे, क्योंकि इस पर डिपेंड है 4 स्टेट, ठीक है। एक तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, पुडुचेरी है, ठीक है। तो जब ज़्यादा स्टेक होल्डर होते हैं तो भाई कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है 1990 में एक ट्राइब्यूनल भी बनाई, ठीक है, कि इस डिस्प्यूट को आप सॉल्व करो। तो वो एक देती भी है, एडवाइस भी देती है। 16 साल चलता है, तो फिर जाकर के 2007 में अपना वर्डिक्ट देती भी है वो ट्राइब्यूनल। लेकिन क्या होता है कि जो कोई भी स्टेट जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, कोई भी स्टेट सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, पिटीशन फाइल कर देते हैं, ठीक है, कि भैया नहीं मेरे को और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए और ये जो वर्डिक्ट दिए हो उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए मेरे को। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है जो अपील उन लोग किया उसको देखा, जो फाइल किया था उसको, उसके बाद जो है जो ट्राइब्यूनल जो दिया था वर्डिक्ट उसी को अपहेल्ड करती है सुप्रीम कोर्ट, और थोड़ा सा माइनर कुछ चेंजेस करती है और वाटर एलोकेशन में, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं, तो अभी भी चलता है कभी कभी, है कि नहीं। तो समझ गए भाई किस पे दिखने के लिए मिलता है, कावेरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। पोंग डैम किस पे बना है, तो पोंग डैम जो बना है ब्यास पे। ब्यास
पोंग डैम को ही हम लोग ना ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से ही हम लोग जानते हैं, ब्यास डैम के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। अब जब अगर यहाँ नाम ही लिख देता ब्यास तो तुरंत ही रिवर मार देता ब्यास, इसलिए दूसरा नाम से पूछ दिया कि बताओ पोंग डैम का कौन, मतलब पोंग डैम जो है कहाँ सिचुएटेड है कि नहीं, तो बता दिया भाई, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट इन इरीगेशन, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सटेंट कह रहा है इरीगेशन का, तो वो अपने के पास देखने के लिए मिलता है पंजाब। पंजाब के पास हाईएस्ट एक्सटेंट है इरीगेशन का, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं एग्रीकल्चर का 98% कह सकते हैं कि जो लैंड है वो इरीगेट किया जाता है, ठीक है। कैसे, तो कैसे, वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम से, एक्सटेंशन हो गया ना सर कैनाल सिस्टम, क्योंकि लंबा चौड़ा में होता है, ठीक है। अब इसका जो रिवर में, इस कैनाल में जो कैनाल में जो पानी आता है वो कौन से रिवर से आता है, तो अपने को देखने के लिए मिलेगा कि सर कुछ तो रिवर इंडस के होते हैं और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका कह रहा है जो एक्सटेंसिव इरीगेशन नेटवर्क है, ठीक है, तो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, तो इसीलिए पंजाब का एग्रीकल्चर सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हु इज़ रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द इरीगेशन वर्क्स इन द साउथ इंडिया, तो अपने पास ये साहब हैं सर आर्थर कॉटन, ठीक है। कौन है ये, एक ब्रिटिश जनरल थे, इरीगेशन इंजीनियर थे, ठीक है। बहुत ही लंबे समय तक और अच्छा काम किए साउथ इंडिया में, ठीक है। अपना पूरा ज़िंदगी कहते हैं कि बिता दिए इरिगेशन सिस्टम में और कैनाल का नेविगेशन में, कैसे कैसे क्या करना है ये कब कर रहे थे, तो ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान कम कर रहे थे, जिस वक्त हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त था, ठीक है। तो ये उस वक्त अपने काम करते थे। इनका जो मेजर काम अपने को देखने के लिए मिलेगा वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तरफ मिलेगा। इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट था, जैसे कि धौलेश्वरम बैराज था, प्राकेशवम बैराज था, कुरनूल कुडप्पा कैनाल था, तो ये सब देखो नाम किधर है, तमिलनाडु, उधर ही देखने के लिए मिलेगा। तो अपना पूरा जीवन उधर ही बिता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द स्टेट रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से क्या ये उत्तराखंड पीसीएस का, हाँ, द ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन कौन से स्टेट को भाखरा नांगल से मिलता है, मालूम है कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, वाटर इरिगेशन के पर्पज़ से भी है, इसमें पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी करता है, पावर जनरेशन भी करता है, फ्लड कंट्रोल भी करता है। तो इसमें जो है कि दो जो है क्या देखने के लिए मिलेगा कि स्टेट से पूछ रहा है ना, तो स्टेट अपने को जो है हरियाणा देखने के लिए मिलेगा, पंजाब देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान देखने मिलेगा, ठीक है। ये तो इसमें जो है ना भाखरा नांगल पे 2 डैम के आसपास हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक तो भाखरा और नांगल खुद सतलज पे है, और एक और कुछ था कैनाल टाइप में या कुछ क्या था नाम वो भूल रहे हैं हम, ठीक है। तो एक था, बट स्टेट जो है इनमें से है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसमें ही जाता है, ये मतलब रिसीव करते हैं वाटर ये लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल क्रॉपिंग, ठीक है। अब पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है ना कि एक तो रोपे हैं कुछ फसल और उसके साथ में उसको भी बोए हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि हम अलग अलग बो रहे हैं। ऐसा गांव में देखने के लिए मिलता है कि जैसे कि देखो ये ना वीट है, ये जो दिख रहा है ये जो हरा हरा वीट है, वीट लगाया हुआ है। उसी में कहीं कहीं बीच में ना हम लोग का तरफ ये होता है कि बूंद देते हैं ऐसा सरसों, ठीक है। तो सरसों थोड़ा सा लेट से होता है, तो पहले क्या होता है कि ये काट देते हैं, गेहूँ काट देते हैं, गेहूँ काट देने के बाद इसको जब काट रहे होते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो फिर ये कुछ समय के बाद में पकता है, ठीक है। अब जब बाद में पूरा पक जाता है तो फिर सिर्फ इसको कलेक्ट करते हैं, या अगर ये पहले पक गया ना तो फिर इसको बीच बीच में, लेकिन ये बाद ही में पकता है सरसों वाला, ठीक है। तो इसको चुन करके फिर इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें थ्रेसिंग करते हैं, झाड़ते हैं और फिर उससे सरसों निकालते हैं और फिर सरसों निकाल से फिर उसका ऑयल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब एक साथ में 2 चीज़ों को हम कर रहे हैं, और 2 चीज़ों को कर रहे हैं तो ऐसा है कि बिना किसी को हार्म पहुँचाए हुए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका क्रॉप्स को हम मतलब एक साथ कर रहे हैं तो एक को कम न्यूट्रिशन या रिसोर्सेज मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चलता है। तो जिसमें से हम लोग देखते हैं कि भैया एक किस चीज़ को है, तो यहाँ जो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वीट एंड मस्टर्ड, और इसीलिए हम इसका फ़ोटो भी लगाएं, वीट और मस्टर्ड का ही लगाएं, ठीक है, कि दोनों को एक साथ ही जो है कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और बिना कंपिटिटिंग रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज लोग कंपिटिट करता है कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को ज़्यादा चाहिए। एक मीम बना था ना, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है, इसको बोलेगा बहुत रिसोर्सेज है, इस तरीके का नहीं, आपस में भी कर लेते हैं, ठीक है। उतना लड़ते झगड़ते नहीं है, ठीक है। तो वीट और जो मस्टर्ड है इसको ही पैरेलल क्रॉप माना जाता है, ठीक है। वीट पहले ग्रो कर जाता है
मस्टर्ड बाद में होता है, ठीक है। कुछ एडवांटेज ये है कि भैया रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी बना रहता है, इरोजन बचाता है, ठीक है, इन्हांस कर देता है सॉइल का क्वालिटी, इंप्रूव कर देता है सॉइल फर्टिलिटी और हेल्थ भी सॉइल का अच्छा कर देता है। डिसएडवांटेज यही है कि वही बोले ना कि इसको लास्ट में ये करता है तो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा पेस्ट वल्नरेबिलिटी है और हार्वेस्ट में टाइमिंग लग जाता है कि नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखो क्या नहीं है। एम्फेसिस ऑन द कैश क्रॉप, भाई ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो ओपन हो गया सब कुछ, ठीक है, तो कैश क्रॉप का ही डिमांड तो बढ़ा, ठीक है, ये बात तो है। ग्रोथ ऑफ इनकम इनक्वालिटीज़, बिल्कुल ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, सब कुछ FDI UFDI सब कुछ होने लगा, तो भैया इनक्वालिटीज़ तो बन गया। जो रिचर थे वो और रिच होते गए, जो नहीं थे वो और नीचे चले गए। हैव एंड हैव नॉट का जो डिफरेंस था वो और ज़्यादा बढ़ गया। रिडक्शन ऑफ द सब्सिडीज़, ये भी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज अगर पढ़ो तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबलाइजेशन से इसका क्या लेना देना है। क्लाइमेट चेंज का अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से एज सच पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि ये काउज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भैया इसमें ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इनडायरेक्टली कहेंगे तो करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं करता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें तो ग्लोबल फैक्टर की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं होता है ना। तो नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट, तो ये मार दो एक क्लाइमेट चेंज, बाकी सब जो है ट्रू है भैया, इससे ग्लोबलाइजेशन के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 196 आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंडियन एग्रीकल्चर का नहीं है। तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन द नेचर भाई है, तो क्योंकि हमारा क्या है कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग तो है ये कैरेक्टरिस्टिक कि हम लोग नेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल थोड़ा सा है, इसीलिए तो डिस्गाइज्ड फार्मिंग भी हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी, है कि नहीं। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, ये भी है कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग क्रॉप्स हम लोग ये करते रहते उगाते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म, भैया प्रीडोमिनेंस लार्ज फार्म नहीं है। जब हम लोग GS 3 में लैंड रिफॉर्म पढ़ते हैं या ठीक है, या फिर लैंड वाला जब पढ़ते रहते हैं एग्रीकल्चर सेक्शन, तो वहाँ तो हम लोग एक डिसएडवांटेज यही लिखते हैं कि सर जो फ्रैगमेंटेशन जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, ठीक है, जिसके वजह से मैकेनाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन नहीं होता, बड़े बड़े जो मशीन्स है वो नहीं चला सकते हैं, तो क्वालिटी इशू हो जाता है, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है अपना, है कि नहीं। तो स्मॉल और फ्रैगमेंट लैंड होल्डिंग है, ये प्रीडोमिनेंस लार्ज फार्म नहीं है। तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा था इंडियन एग्रीकल्चर का, यही मारते हैं, ठीक है। ऑन विच रिवर इज़ द दुलहस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड, दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये अपने को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, चेनाब रिवर में, ठीक है। चेनाब रिवर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इधर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, यहीं था ना भाई, चेनाब बोला ना, चेनाब। ओके, 198 विच वाज द मेन क्रॉप यूज्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा क्रॉप था। तो भैया हम सब जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, है कि नहीं, और इन्हीं को ना माना जाता है भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो भैया ये जो है ये थे कहाँ के, ये थे मैक्सिको के, ठीक है, उधर ही थे। अब मैक्सिको के थे तो यहाँ पर जापानीज़ राइस, इंडियन राइस, आमेर वीट कहाँ से लाएंगे हम, मैक्सिकन वीट लाएंगे। तो मेन क्रॉप जो यूज़ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन को वह मैक्सिकन वीट था। मैक्सिकन वीट जो डेवलप करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग साहब, ठीक है, और उसकी टीम साथ में मिल करके की थी, और उस टीम का नाम था इंटरनेशनल, ठीक है, मेज वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, ठीक है, कहाँ पर ही, मैक्सिको में, ठीक है। ओके, महाकाली ट्रीटी साइंड बिटवीन द इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, महाकाली ट्रीटी एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ है। क्या है ये, महाकाली रिवर पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें कुछ जैसे कि डैम बनाना, बैरेज कह सकते हैं, तानापुर बैरेज या सरदा बैरेज, 2-3 नाम है अपने पास, ठीक है। तो इसी के लेकर के है, एम यही था कि भाई थोड़ा सा
रिलेशन, जो फ्रेंडशिप रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, प्रमोट करते हैं। कैसे करेंगे? तो कोऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा, किस में? तो वाटर रिसोर्स के डेवलपमेंट में, वाटर रिसोर्स के डेवलपमेंट में थोड़ा सा कोऑपरेशन करते हैं, तो अपना रिश्ता भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना भैया नेपाल के साथ में बन रहा है। ठीक है, महाकाली रिवर पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राबी क्रॉप। अब कितनी बार राबी और खारीफ पूछा है, देख रहे हो ना भाई। तो कह रहा है कि इनमें से कौन राबी क्रॉप नहीं है। राबी क्रॉप मतलब ठंडा में लगने वाला है कि नहीं। तो भैया कैरोट अभी ही खाते हैं, रेडिस अभी खा रहे हैं, पी बस कुछ दिन और उसके बाद निकलने लगेगा, ये भी है कि नहीं। और लेडी फिंगर ये जो है भैया, ये होता है बरसात में हमको, खास है खारीफ। ठीक है, तो सारे राबी हैं, लेडी फिंगर नहीं है। लेडी फिंगर जो है खारीफ क्रॉप है, और हम सब जानते हैं खारीफ जो होता है खराब मतलब खराब मतलब मानसून सीजन में होता है कि नहीं। ओके, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पोंडू, ये देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग जानते हैं ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की भैया एक जगह से दूसरे जगह जा कर के एग्रीकल्चर करना, जिसे हम स्लैश एंड बर्न के भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो उसके नाम हैं इधर, और कौन इस नाम से हम लोग कहाँ कहाँ बुलाते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पोंडू हम लोग बुलाते कहाँ हैं, पोंडू बुलाते हैं क्या, तो पोंडू उड़ीसा में बुलाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, मसान, ये जो मसान है ना, मसान हिमाचल प्रदेश नहीं, हम लोग एमपी में कहते हैं। ठीक है, मसान एमपी में कहते हैं। ठीक है, पोनम इज़ केरला, सही है। झूम आसाम में। ठीक है, हम थोड़े से इधर नाम लेकर के आए हैं झूम कल्टीवेशन का। ठीक है, अगर देखो तो देखो इंडिया में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है ये, जिसे हम बेवार कह रहे हैं, दहिया कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, पोडू कह रहे हैं पेंडा में, और पोडू और पेंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, पम्मा धाबी और कोमान और बरिंगा कहाँ पर ही कह रहे हैं, ओडिशा में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, वल्लेरे वाल्तरे ये कह रहे हैं हम लोग साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, और किल्ली कहाँ कह रहे हैं, हिमालयन बेल्ट में, और कुरवा जो झारखंड में कह रहे हैं। ठीक है, और झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ तो झूमिंग ही था ना, झूमिंग का नाम दिया, बाकी सबका पूछा तो हम लोग को पूछा था मसान कहाँ है, तो मसान एमपी में है। ठीक है, बाकी सारे पोडू वोडू ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसे हम लोग मिल्फा के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में। ये इसलिए बता रहे हैं, आगे फिर से पीवाईक्यू इसी सेम चीज़ पर है। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज द मिल्फा। ठीक है, कहाँ कहते हैं मिल्फा, मैक्सिको में कहते हैं और सेंट्रल अमेरिका में कहते हैं। कोनुकू वेनेजुएला में कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, मासेलो सेंट्रल अफ्रीका में, और लादांग इंडोनेशिया में, और रे इन वियतनाम में। ये इंटरनेशनल नाम, ये इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, और ये इंटरनेशनली हम लोग बुलाते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, एजर्सन और रीजन, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द इंडिया। ये बच्चा बता सकता है भैया कि भैया मोर देन करीबन 2% हम लोग फूड स्कैरसिटी में थे, और उसमें से भी फूड एक्सपोर्टर बन गए थे, इस तरीके से हुआ था। तो पहला एजर्सन तो सही है। ठीक है, पहला एजर्सन सही है। अब दूसरा पढ़ो, मतलब रीजन पढ़ो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया बिकॉज रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैव बीन एग्रीवेटेड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भैया रीजनल डिस्पैरिटीज़ तो बढ़ गया था, ये तो मानते हो ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ कुछ ही स्टेट थे जो कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बेनिफिट में थे, हाँ, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। अभी जस्ट पीवाईक्यू पीछे ही देख करके आया है कि नहीं, उससे पता चल सकता है। तुम भूल गए हो पढ़ाई हुआ का, तो पीवाईक्यू से याद हो गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अदर स्टेट थे जिसमें बेनिफिट एकदम भी नहीं पहुँचा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा नहीं पहुँच पाया। ठीक है, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ तो बढ़ा। तो भैया ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, और ये तो सपोर्ट करता, तब तो हम कहते कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो कह रहा है कि भाई साहब की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो बढ़ा, और रीजनल डिस्पैरिटी से ग्रेन जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो ग्रोथ में कैसे जा सकता है ना। करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। अब तुम जब करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है तो तुम सीधा जाकर के बी मारते अभी, क्योंकि भैया सारा स्टेटमेंट में यही होता है। लेकिन ये राजस्थान वाले क्या किए,
थोड़ा सा, इसलिए कभी कभी कहते हैं कि OMR सीट जब फिल करते हैं उस वक्त भी ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेकिन अभी हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं अभी तक ऐसा चेंजेस नहीं किया था। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव वाला थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किया है, ए में ठीक है रखा है, मतलब कि ए में ही चेंज कर दिया। यहाँ रहता था ये वाला, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका स्टेटमेंट ये रहता था। बी में रहता था ये वाला, बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये रहता था दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए वाला को यहाँ कर दिया। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ सही होगा कि भैया दोनों आपस में सही है, एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है पहले को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनडायरेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। इनकरेक्टली मैच पूछा है, मतलब सही तरीके से। ओके, देखते हैं। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, गुजरात एंड राजस्थान। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है ये सही है भैया, ये इंटर स्टेट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। किसका, तो गुजरात गवर्नमेंट का, और दादर और नागर हवेली भी इसमें ऐड कर दो, और साथ में जो है राजस्थान भी ऐड कर दो, इन सारे का है, ठीक है। कहाँ पर ही है, बन कहाँ रहा है, तो इस डैम का कहें तो अगर माही रिवर जो है ना, माही रिवर, ठीक है, गुजरात का विलेज है, ठीक है, वलसद विलेज, वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो करेक्टली मैच है, लेकिन पूछ रहा है इनकरेक्टली मैच, ठीक है, इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। अब जो चंबल प्रोजेक्ट है ना सर, एक मिनट रुकना, हाँ, चंबल प्रोजेक्ट जो है ये अपने को देखने के लिए मिलता है, राजस्थान का तो मिलता है, लेकिन पंजाब हरियाणा नहीं। चंबल प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के साथ साथ MP का है, और हाँ, राजस्थान और MP का है, और नहीं, राजस्थान और MP का। पंजाब और हरियाणा जो यहाँ लिखा है ये गलत है, तो इनकरेक्टली पूछा था, तो इनकरेक्टली यही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का भैया एम ही यही है कि जो वाटर रिसोर्सेज चंबल रिवर में है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना है। किसके पर्पज़ से लिए, इरिगेशन के पर्पज़ से, पावर जनरेशन के पर्पज़ से, सॉइल कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उस रीजन का, ठीक है। इसमें 3 डैम है भैया, ठीक है। एक डैम गांधी सागर डैम, ठीक है, जो कि MP में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। दूसरा डैम जो अपने को देखने के लिए मिलता है वो राणा, कल भी शायद बात हुआ था इसका, ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। और तीसरा जो डैम है वो जवाहर सागर डैम, कहाँ पर ये, राजस्थान में, ठीक है। साथ में कोटा बैराज ये भी नेटवर्क है, ठीक है, इसमें ऐड रहते हैं। तो इनकरेक्टली पूछा है, यही है इनकरेक्टली, बाकी सही है। बाकी क्या है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं इधर। अच्छा, पीछे आ गया, इधर जाना चाहिए ना। ब्यास प्रोजेक्ट राजस्थान, ब्यास प्रोजेक्ट जो राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। तो ब्यास प्रोजेक्ट ठीक है भैया, ये पंदोही, ठीक है, पंदोह में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का, वहाँ पर ही है, ठीक है। तीनों ही स्टेट्स हैं, सही है इसमें, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान एंड पंजाब। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है, जिसे हम पहले दूसरे ही नाम से जानते थे, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से, तो राजस्थान यहाँ लिख देता तो पहले ही बोलते अरे भाई ये तो सही है, ठीक है, बिल्कुल। ये जो है हरिके बैराज पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन जो इसका वो हरिके बैराज पे है, ठीक है, नियर हरिके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल। देखो, इंदिरा गांधी ऑप्शन में 2007, ऐसे ही पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे डायरेक्ट, ठीक है, अभी भी होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड इन द ईयर 1958 एंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो है इंदिरा गांधी कैनाल का वो 1958 में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हरिके बैराज नियर द हरिके, ठीक है, वही चीज़ पंजाब में, ठीक है, जहाँ पर एक क्या बोलते हैं, सतलज और ब्यास मिलता है ना, वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये मेरा मैप है, ये इसको, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ही जो है ना, ये सतलज वाला है, इधर ब्यास ही आ रहा है, यहाँ पर ही जहाँ मिलेगा ना ब्यास और सतलज, तो यहाँ हरिके बैराज हम लोग कहते हैं, ठीक है। जहाँ सतलज और ब्यास मिलता है वहाँ हम लोग हरिके बैराज कहते हैं, ओके। तो उसी जगह पे से इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ जाता है ये, पंजाब में जाता है, हरियाणा, राजस्थान में। टोटल लेंथ की बात करें तो 650 किलोमीटर के आसपास, 650 किलोमीटर के पास। शुरुआती में इसको ही राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं, बाद में जो है जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उस नाम चेंज कर देती हैं इनका, ठीक है। क्रूशियल रोल प्ले करता है
इरिगेटिंग के लिए किस में, राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि उधर पानी थोड़ा सा दिक्कत वाला चल रहा है ना भाई, ठीक है। तो हरिके डैम ऑन सतलज रिवर, ठीक है, यही है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा डैम अभी भी पढ़ करके आए हैं, है कि नहीं। रिहांद वैली प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो कि रिहांद वैली जो है ये, और रिहांद को ही हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट डैम एमपी का, ठीक है, उत्तर एमपी का। और ये जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का नहीं भाई, क्या बोले हैं, रिहांद वैली प्रोजेक्ट ऑन रिहांद, है ना। तो क्या बोलते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम है, अभी बताएं, ठीक है, कि भाई पहला जो है सेकेंड, अगर पहला लार्जेस्ट की बात करें तो एमपी में इंदिरा सागर है ना, इंदिरा सागर वो है, और सेकेंड लार्जेस्ट अपने पास रिहांद देखने के लिए मिल जाएगा। तो रिहांद का जो लोकेशन है ये सोनभद्रा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ओके। रिहांद जो रिवर है ये सोन की ट्रिब्यूटरी भी है कि नहीं। हीराकुंड प्रोजेक्ट ऑन महानदी, ठीक है भैया, इसका स्पैन बोले तो उड़ीसा में देखने के लिए मिला। उड़ीसा का जो महानदी है, देखो ना, इधर कहीं होगा यहाँ महानदी, उड़ीसा में महानदी, ये है महानदी, ठीक है, इधर तो उधर ही देखने के लिए मिलता है। नियर संबलपुर जो है वहाँ पर ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम हम लोग कह सकते हैं इसका, ठीक है। हरिके बैराज तो अभी भी पड़े हैं, ठीक है, जाने के 205 which is the most well developed and the oldest canal system of the world in India हैं, क्या बात कर रहे हो यार। विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वेल डेवलप्ड एंड द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्ट वेल डेवलप्ड ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम है, लेकिन वो कहाँ पर रिप्रेजेंट है, इंडिया में है। तो वो कौन है, ठीक है। तो वो अगर देखें ना तो गैंग, हम गंगा पढ़ रहे थे, गैंग या गंगा, स्पेलिंग ही मिस्टेक होगा, गैंग जैसा तो आज तक हम कुछ सुने ही नहीं है, गंगा ही कर लो यार, ठीक है। गैंग कैनाल, ठीक है, वेल डेवलप ओल्डेस्ट इसको मान सकते हैं, ठीक है, या गैंग को, ठीक है, गंगा गैंग नाम में कन्फ्यूजन नहीं है, गंगा गैंग, ठीक है, गैंग ही लेकर के चलो, ओल्डेस्ट, ठीक है। शायद दूसरे नाम से ही इसको बुलाया जाता है गैंग को, गंगा, ठीक है, ओके। ये जो शुरुआत किया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के जरिए किया था, ठीक है, गंगा सिंह। अब ठीक है, गंगा सिंह है तो गैंग गंगा, अब क्या नाम रखोगे, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी के अर्ली स्टार्टिंग में इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। और आज अगर प्रेजेंट डे हम बात करें तो ये जो है अपने को देखने के लिए मिलेगा गंगानगर जो है, वहाँ पर ही जो सतलज रिवर से इसको पानी मिलता है, जो सतलज रिवर करीब तुम्हारा पंजाब से होते हुए निकलते हैं ना, फिरोजपुर होते हुए, तो वहाँ से इसको मिलता है, ठीक है। और इसका जो इरिगेटिव एक्सटेंसिव एरिया जो हम कह सकते हैं वो राजस्थान तक जाता है, ठीक है। गैंग कह दो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खैरिफ क्रॉप, कितनी बार रिपीट हो रहा है यार, कितनी बार। अब तो लगता है कि कौन खैरिफ नहीं है। ग्राउंड में ज़्यादा पानी चाहिए, मेज मकई में ज़्यादा चाहिए, पैडी पानी, इसमें सब में ज़्यादा पानी चाहिए, मसूर में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मसूर इज़ राबी क्रॉप, नॉट अ खैरिफ क्रॉप, है कि नहीं। हम लोग लिस्ट का भी शेयर किए थे ना भाई उस दिन, है कि नहीं, है ना। 2007 क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो भैया ये जो बर्ड्स है ना, ये जो बर्ड्स है यही पक जाता है तो यही बन जाता है हमारा क्लोव्स, ठीक है। इसलिए हम इसे फ़ोटो लगा दिए, ठीक है। तो पूछ रहा है रूट से, स्टेम से, फ्रूट से या फ्लावर बर्ड से, तो कहते हैं फ्लावर बर्ड से ही इसको क्लोव्स को हम लोग को लिया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है, ओके। रिपीटेड क्वेश्चन है 2008, मतलब 208 वाला हम नहीं बात करने वाले हैं। देख लो नज़र से कि कॉफ़ी और रबर टैबेको का डन मतलब कि स्टेट कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो हम सब जानते हैं कर्नाटका में। क्या है यार, वो कल भी हुआ था उसका, इसलिए उसको हम ऐसे किए। हु कॉल द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, अपने जवाहरलाल नेहरू साहब, है कि नहीं, वही ने कहा थे। हम ये में कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम अपने सोशियोलॉजी में भी इसको पढ़े थे, लिखे थे जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस वाला ये कर रहे थे, तो वहाँ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कॉल द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, क्यों, क्योंकि भैया ये इनको मानना था कि ये जो है कि यही जो है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट करेगा कंट्री में, है कि नहीं। तो वो ये स्टेटमेंट कब बोले थे मालूम, जब जो भाखड़ा नांगल
भाखरा नांगल डैम जो है 1954 में जब इनॉग्रेट कर रहे थे उस टाइम बोले थे, ठीक है। और भाखरा नांगल हम जानते हैं कि एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है इंडिया का। उसी तरीके से अपने पास दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी है, हीराकुंड डैम है, अभी भी सब पढ़ करके आया, रिहांद डैम है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, बहुत सारे हैं, है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ड बाय द इंडिया इन कोऑपरेशन विद द भूटान। भूटान के साथ मिलकर के कौन सा हम लोग बढ़ाए हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट? तो चुखा, ये नाम कभी सुने होंगे, न्यूज़ में भी था पहले कुछ दिन पहले कभी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव निस्बान चुखा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है, बनाया गया था इंडिया और भूटान के कोऑपरेशन से, ठीक है। तो यहाँ दुलहस्ती डैम्स, लोकतक डैम्स, ओके सर। इधर देखो चुखा डैम सी नंबर पे मारो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। जूट कल्टीवेशन में ज़्यादा पानी चाहिए, है कि नहीं। ईस्टर्न वाले तरफ में हम लोग को देखने को मिलता है जूट इज़ ए राबी क्रॉप। कैसे हो सकता है राबी क्रॉप? जूट में तो खारिफ क्रॉप कहना चाहिए, क्योंकि भैया ज़्यादा पानी चाहिए। ए गलत, ए गलत, ए गलत, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ओनली 2 and 3 आर द करेक्ट। देखो एलिमिनेशन ऐसे काम करता है। 2020 का छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, जूट क्रॉप्स रिक्वायर द ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई टेम्परेचर। बिल्कुल। कल्टीवेशन ऑफ द जूट इन इंडिया इज़ मेनली कन्फाइंड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल की तरफ को हम लोग मानते हैं ना ज़्यादा चीज़ वो कि मोर कल्टीवेशन वाला एरिया, है कि नहीं। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इस तरफ होता है कि नहीं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ो भाई, चूज़ करो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, वो भी 20 नहीं सर, देखो मैंने इसलिए मैप लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं? 15 है। ये 20 क्यों लिखा है? स्टेटमेंट 1 गलत है सर। स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल आर करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 गलत है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, इसमें तो तारे के सारे इनकरेक्ट हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट नहीं। अब यहाँ पर तो अभी अब बी और डी में बच गया। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। भैया 15 अभी तुम ठीक कर दिया है, लेकिन जो है ना ये एग्रो वाला क्लाइमेटिक यहाँ लिख देता ना, एग्रो इकोलॉजिकल का है लिखा, ये क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में 15 है, तो भैया काहे तुम यहाँ चेंज कर दिया एग्रो? ई भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ई भी इनकरेक्ट है, ई भी इनकरेक्ट है, 2 तो इनकरेक्ट मिल गया। तीसरा भी देख ही लो। कवरेज एरिया ऑफ द वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड इको रीजन इज़ मोर दैन द कवरेज एरिया ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ये कैसे हो सकता है सर? जो वेस्टर्न हिमालय का कोल्ड इको रीजन जो है, हम कह सकते हैं कि वो लार्जर वेस्टर्न हिमालय का रीजन है कि नहीं। कवरेज उसका अगर देखें तो वेस्टर्न हिमालय का जो रीजन है वो ज़्यादा है कि नहीं। लार्जर कवरेज एरिया है किसके दान? जो कोल्ड इको रीजन है वेस्टर्न हिमालय का, ये हिमालय, ये हिमालय, ये हिमालय, इधर ईस्ट इधर वेस्ट का, है कि नहीं। तो कोल्ड एरिड जो इको रीजन है उससे ज़्यादा तो अपने को देखते मिलता है कि वेस्टर्न हिमालयन जो रीजन है उसका एरिया ज़्यादा है। तो भैया ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो तीनों का तीनों गलत है। तो भैया अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, बी मार दो, और कोई नहीं बचा है अपने पास, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 213 लिस्ट, ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इधर नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसमें ना ये बड़ा अच्छा है, इसका ऑप्शन ए है। 1 2 3 4 काउंटिंग डायरेक्टली मार दो, ठीक है। महादेव वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, महादेव वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है ये जो है रिवर महादेव, ठीक है। ये जो रिवर है कहीं ना स्पेलिंग इन लोगों का थोड़ा सा गलत है। गलत क्या मतलब कि अलग अलग लिखा है, कहीं महादेव का स्पेलिंग ऐसे दई लिखता है, कहीं महादेई लिखता है, तो जो भी है ठीक है। तो इस सब ठीक है। ये वाटर एलोकेशन से बात करता है किसके बीच में मालूम? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। तो कितने आए? 3 आए, तो 3 सही है, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है ये जो है कहता है कि भाई वाटर यूटिलाइजेशन डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करता है, और कौन से स्टेट का करता है? तो करता है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उसके बाद अपने पास देखने के लिए मिलता है उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 है। ये भी सही, ये भी सही, करेक्टली मैच है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है ये जो है डेवलप, ये सब का काम ही है शेयरिंग, वाटर शेयरिंग के बात ही करना है भैया। तो ये 4 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, अपने को देखने के लिए मिलता है। गुजरात,
MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट। तो ये भी सही है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स, ये महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है। ये अपने को जो डिस्प्यूट है स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में देखने के लिए मिलता है। एक तो ओडिशा, ठीक है, और एक मिलता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 2 स्टेट, इसलिए इसका 1 2 3 4, ठीक है। उधर से इधर ही जाना है ना भाई। हाँ, बकिंगम कैनाल इज़ सिचुएटेड इन, बकिंगम कैनाल कहाँ सिचुएटेड है? तो बकिंगम कैनाल कहाँ सिचुएटेड है, ये 1 मिनट रुकना है। बकिंगम कैनाल को सिचुएशन कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कहाँ पर ही? कोरोमंडल कोस्ट। स्पेलिंग गलत लिखा है ना ये कोरोमंडल का, कैसे कैसे लोग हैं यार, यहाँ सी करना चाहिए था ना, कोरोमंडल कोस्ट। ये भी गलत है, पूरा स्पेलिंग ही गलत है, कोरो सॉरी। तो यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है इसका लोकेशन, ठीक है। चिदम्बरम विलेज जो है तमिलनाडु का, वहाँ उधर ही उसी के आसपास में, और काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश का है उसके पैरेलल में अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ द क्रॉप्स इट्स लीडिंग द प्रोड्यूसर स्टेट्स, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब स्टेट लिखा हुआ है और लीडिंग प्रोड्यूसर है कि नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल अगर होता तो झूठ हम लोग मार सकते थे उधर, है कि नहीं, लेकिन ये बात राइस कैसे कह दिया। अच्छा, वेस्ट बंगाल और उधर क्या है, एक बांग्लादेश ना, ठीक है, ईस्टर्न वाला है, मार दो। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूट करीबन 14% के आसपास टोटल राइस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये करेक्ट है। वेस्ट बंगाल का 14% करीबन देता है, तो ठीक है, कर दो। वीट उत्तर प्रदेश, वीट तो अभी ऊपर में देख करके आए, 3 दिन से देखते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है उत्तर प्रदेश इधर है। करीबन 3 लाख टन के आसपास वीट प्रोड्यूस करता है उत्तर प्रदेश, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉटन गुजरात, अरे ये तो पढ़ कर के आया भाई कि गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, ये इधर ही प्रोड्यूस करते हैं कॉटन, है कि नहीं। रेप और मस्टर्ड राजस्थान, रेप एंड मस्टर्ड, ये जो है रेप मतलब कि उधर, और क्या बोल सकते हैं, अरे रेप सीड जो होता है ना, मतलब कि तेल ही उससे होता है, रेप सीड है ना, वो हाँ राजस्थान में ही उगता है, ठीक है। और मेजर अगर सेंटर की बात करें इसके इधर प्रोड्यूसिंग मतलब कि ख़रीदते हो ना यार, तो प्रोड्यूसिंग सेंटर अगर हम बात करें अलवार, भरतपुर, कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, ये सब आते हैं, ठीक है। मतलब सब सही है यार, नॉट करेक्ट पूछा है, ए सब सही है, कोई इनकरेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। 216 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं वो हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन हेल्प नहीं करता है, तो भैया ग्राम हेल्प करेगा, पी हेल्प करेगा, बी हेल्प करेगा, तो पैडी जो है ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि लेग्यूम्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं बैक्टीरिया, जो राइजोबियम कल देखा था, राइजोबिया बैक्टीरिया जो होता है उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके नीड्यूल्स में रहते हैं और रूट्स जो लेग्यूम के रूट्स में, और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेकर के नाइट्रोजन को, ठीक है। लेकिन ये जो पैडी है, सेरियल क्रॉप्स है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, ठीक है। बाकी सारे अपने को देखते हैं करने को मिलता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिपीट है गोविंद बल्लभ सागर, कल इसका डिस्कशन हो गया है, तो कल आप जा कर के देख सकते हैं 17 वीडियो नंबर 17 ये भी हो चुका है। विच डैम इज़ नॉट फॉर इरीगेशंस, मतलब कि हो चुका है, कल परसों इसका भी डिस्कशन हो चुका है। तो अगर इसका बात करो तो शिव समुद्रम ये नहीं था, शिव समुद्रम जो है नॉट प्राइमरली फॉर द इरीगेशन, ये क्या है, पावर जनरेशन के लिए, एक ही नहीं। Which one of the following sector has a greater consumption of share of the water in India? एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया का 60% पॉपुलेशन कहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज़ होगा, इरिगेशन में होगा, इरिगेशन होगा, पावर जन कर दो ना भाई, इरिगेशन में होगा तो उधर ही दे दो, है कि नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर लाइट 90% का डाटा कुछ दिखेगा अपने पास। What cotton is the facing competition from the sugar cane
इन द रीजन ऑफ द ब्लैक सॉइल इन द महाराष्ट्र। दिस कह रहा है शुगर केन, मतलब कि जो कॉटन है ना वो शुगर केन से कंपटीशन फेस कर रहा है। ऐसा क्यों देख रहा है कि भैया हम लोग मानते हैं कि कॉटन जो है ना इसलिए कर रहा है क्योंकि जो है ये दोनों ही ना सूटेबल, जैसे कि कॉटन और शुगर केन दोनों ही ब्लैक सॉइल में अच्छा सूटेबल है इन दोनों का, ठीक है। तो अगर शुगर केन को और कॉटन को मिलाए ना तो शुगर केन जो है ना अपने को ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लोग ज़्यादा उगाने लग गए हैं और कॉटन को थोड़ा कम कर दिए हैं, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं कि भैया ये लिए हो सकता है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिक्लाइंड यील्ड ऑफ कॉटन इन दिस रीजन, नहीं, जनरल चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जनरल चेंज से क्या होगा भाई, हैं, इसलिए हम ये कर देंगे एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हैज़ मेड दिस रीजन सूटेबल फॉर द शुगर कैन कल्टिवेशन विच इज़ द मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। शुगर कैन को ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है, मतलब कॉटन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है एक्सपेंशन जो है इरीगेशन का वो बहुत अच्छा है इस रीजन में और सूटेबल बनाता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। मोर प्रॉफिटेबल होता है इसके लिए, इसीलिए कंपटीशन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बात दोनों बात सही है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोर दैन द 50% एरिया इज अंडर द झूम कल्टिवेशन। झूम बराबर झूम कल्टिवेशन, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो झूम कल्टिवेशन में है, तो वो मणिपुर देखने के लिए मिलता है। मोर दैन द 50% ऑफ लैंड इज अंडर द झूम कल्टिवेशन, ठीक है। और मणिपुर हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो अपना पूरा उसका जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लार्जली देखने के लिए मिलता है, ट्राइबल है तो ज़्यादातर वो उधर ही करते हैं, ठीक है। और झूम के लिए वहाँ भी हम लोग बात ही कर चुके हैं, है कि नहीं। झूम का कहाँ कहाँ क्या नाम होता है वही अभी बता रहे थे ना कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, है कि नहीं। कुछ फार्मर जो होते हैं कभी एक जगह का एरिया जो क्लियर करते हैं, फिर यहाँ कुछ देर उगाते हैं, क्या होता है कि कुछ देर के बाद इसका फर्टिलिटी लो हो जाता है, फिर दूसरे पैच ऑफ लैंड में जाते हैं, यहाँ पर ही कट करते हैं, क्लियर करते हैं, जलाते हैं चीज़ों को और फिर से वहाँ पर ही कुछ उगाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। ओके, in which of the following state high yielding varieties of the food grains were introduced as a part of the first phase of the green revolution। दो ही अपने को देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर तो नाम ही मत सुनना, ठीक है। पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यही सारे बेनिफिशियरी स्टेट हैं। अभी कितनी बार, अभी जितना दिन एग्रीकल्चर चालू हुआ है 3-4 दिन हो गया है, ये लास्ट दिन है, तो एग्रीकल्चर में कितनी बार ये स्टेट्स के नाम आ चुके हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 और 4 है, तो डी मारो ना भैया। 2000 कह रहे हैं, 223, ठीक है। Fixation of a price level for the wheat and the rice by the Commission for the Agriculture Cost and Price, CSCP is an example of। CSCP अगर फिक्स कर रहा है प्राइस का किसी का वीट का और राइस का, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस, मार्केट प्राइस, कंट्रोल प्राइस और सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस हम लोग MSP का नाम सुनते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मतलब मार्केट में आपको चाहे अगर ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट के फिक्सेशन से तो आप बेच दो, लेकिन अगर मार्केट में उससे कम बेच रहा है तो भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी और वो चीज़ आपको इतना पैसा तो कम से कम देगी ही देगी, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ अ प्राइस लेवल फॉर द वीट एंड राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइस, CPC एग्जाम्पल है इसका सपोर्ट प्राइस का, जिसे हम एक देख सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक उनमें से एक चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ऐसा करती है कि नहीं। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर एसेंशियल फॉर द वीट कल्टिवेशन। वीट कल्टिवेशन के लिए कौन सा कंडीशन सबसे अच्छा चाहिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, अरे 30% में तो गर्मी होता है भाई, और वीट होता कब है, विंटर में होता है। विंटर में कितना चाहिए होगा, करीबन 20 से 25 दे दो, उससे ज़्यादा नहीं दे दो, ठीक है। तो ये गलत है, इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ओनली वन, ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली अपने पास C बचा। अब फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए 100 दिन तक, हाँ ये चाहिए फ्रॉस्ट फ्री पीरियड क्या होता है कल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब कि ज़्यादातर शीत ओस नहीं होना चाहिए, 100 दिन तक कम से कम शीत ओस नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। लाइट क्ले और हेवी लोमी सॉइल चाहिए, बिल्कुल लाइट क्ले और हेवी सॉइल चाहिए, जो कि एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट हो जाता है कि वो न्यूट्रिएंट अच्छा देता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उनका अच्छा होता है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है। द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ द 2, अरे क्या है पढ़ना है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो और जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली काम करो, ठीक है। कौन सा ये कि नहीं। प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ अ मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक। प्लांटेशन फार्मिंग जो है ज़्यादातर ह्यूमिड ट्रॉपिक में किया जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिस जो किया जाता है वो ह्यूमिड ट्रॉपिक में किया जाता है, क्योंकि जो वार्म और जो वेट क्लाइमेट है ह्यूमिड ट्रॉपिक का, वो एक फेवरेबल कंडीशन दे देता है किसी भी कैश क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, लार्ज स्केल प्लांटेशन के लिए। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, द सॉइल ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिक इज़ हाईली फर्टाइल। हाईली फर्टाइल नहीं होता है, मोर हम इसको कह सकते हैं जो ट्रॉपिकल सॉइल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली और वीदर्ड हो जाते हैं, ठीक है। जिसके पास जो वीदर्ड हो गए हैं तो जो न्यूट्रिशन होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, प्योर होंगे, ठीक है। तो एक तरीके का ये हमको एडवर्सली अफेक्ट कर देता है हमारे ग्रोथ को, ठीक है। और जिसकी वजह से देखिएगा क्या हाइयर टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा कुछ एरिया में, जो कि
और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट कर देता है। तो ये जो है हाईली फर्टाइल बोल रहा है, नहीं है, हाईली विदर्ड होता है, तो अच्छा बात नहीं, न्यूट्रिशन नहीं रखता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग को सी नंबर में देखने के लिए मिलता है। देखो सी इज़ द ट्रू और सेकेंड इज द फॉल्स, मतलब 1 इज़ द ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, है कि नहीं। तो सी विच ऑन द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी बहुत डिस्कशन है, हम लोग GS3 में भी पढ़ते हैं इसको, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा बात सही नहीं है, तो इट डज़ नॉट यूज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस, बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो ये यूज़ नहीं करता, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो ये बात तो सही बोल रहा है। ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और द फर्टिलाइजर और नॉट यूज, बिल्कुल नहीं करते। ऑर्गेनिक का मालूम क्या है भाई, कोई ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं ना, है कि नहीं। तो इट यूजेज अ मिनिमल क्रॉप रोटेशन, अरे भाई ज़्यादातर क्रॉप रोटेशन करता है, उसी से तो इसका कह सकते हैं कि इसका जो न्यूट्रिशन हो गया, इसका जो फर्टिलिटी है सॉइल का बना रहना, पेस्ट से डिजीज़ से बचाना, है कि नहीं। ये सब यही तो है, ऑर्गेनिक क्रॉप यूज़ करता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, ताकि सॉइल का हेल्थ बना रहे। तो ये गलत बोल रहा है, यही गलत पूछा भी है, तो मारो सी को। इट डज इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, बिल्कुल यूजेस करता है इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है, ये बात सही है कि नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम हम सब जानते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, मैन्योर, ग्रीन खाद जो हम लोग अपने घर में बनाते हैं ना, वो सब चीज़ों से, है ना, ये पूरी तरीके सिंथेटिक सब्सटेंस को एक्सक्लूड करता है कि नहीं। 27 देखो, मूंगा, एरी, से मलबरी, तसार, इन सब के बारे में कल डिस्कशन हो चुका है, और कल डिस्कशन हो चुका है कौन से स्टेट में है, कहाँ है, ये भी डिस्कशन हो चुका है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, वैरायटी ऑफ सिल्क इन इंडिया इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग से, कि किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ये बताओ, ठीक है। तो उसके घटते क्रम में, तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो अपने को देखने के लिए मिलेगा, वो है मलबरी सिल्क, ठीक है, जो कि एक सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स मोरी ले, ठीक है, जो मलबरी लीव्स पे होता है, वो खाते रहता है, वहीं से निकालते हैं। ये अपने को देखने के लिए मिलता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और गुजरात के तरफ, ठीक है। तो मलबरी सबसे पहले है, ठीक है, मलबरी सबसे पहले है। उसके बाद आगे देखते हैं ईरी सिल्क। ईरी सिल्क हम लोग कल देखे थे कि ये एक कैटरपिलर होता है, सैमिया सिंथेरिसनिया, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, जो कहाँ देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है, जबकि ट्राइबल एरिया हम लोगों को पूरी तरीके से मतलब आसाम में देखने को मिलता है। तो 3 के बाद अपना 2 डाल सकते हैं, 3 के बाद 2, ठीक है। उसके बाद तसर, ठीक है, तसर जो है भैया, ये जो है वो किससे ये होता है, एंथ्री कुछ कर गया था, एंथ्री, ऐसे रुको, एंथ्रिया, यहाँ से जीनस एंथ्रिया से। मेन प्रोडक्शन अगर एरिया इंक्लूड हम बात करें इसका, तो MP, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम है, ठीक है। तो इसके बाद जो है तासार हम कह सकते हैं। उसके बाद कौन बच गया, मुग्गा जी कहाँ देखने के लिए मिलता है, मुग्गा जी भी कल हम लोग देखे थे कि आसाम में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। ग्लोसी टेक्सचर इसका होता है, 3214 A में देखने के लिए मिलता है। 228 for which among the following pair of the species a small quantity of the fine quality wool is obtained in India। फाइन क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन किया जाता है, वो भी कहता है स्मॉल क्वांटिटी में, बड़ा मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में। वो कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है ना पश्मीना गोट एंड अंगोरा रैबिट से। पश्मीना गोट और अंगोरा रैबिट से किया जाता है, जो कि फाइन क्वालिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लग्जरियस बनता है, लग्जरियस गारमेंट इससे बनता है। और क्या बनता है, वो सॉल्स बनता है। जब कोई बेचने के लिए आता है ना, वो लोग हमारे शहर में जो ना लगता है, तो वो लोग बोलता है कि यहाँ से हम लेकर के आए सॉल, ये सॉल है, इस तरीके से बोलता है। तो सॉल बनता है, स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है कि नहीं। तो पश्मीना ऊल जो होता है पश्मीना गोट से बनता है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल तरीके का गोट का एक ब्रीड है, जाती है, ठीक है, जो कि हिमालयन रीजन में हम लोग को इसको देखने के लिए मिलेगा। हिमालयन रीजन जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान और अपना इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। तो पश्मीना ऊल एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और गर्मी भी देता है, लाइट वेट भी होता है और अलग अलग कलर के भी होते हैं, ठीक है।
तो अंगोरा रैबिट के बारे में भी कुछ बता दो भाई। अंगोरा जो ऊल है वो आता है अंगोरा रैबिट से, ठीक है, अंगोरा ऊल, ठीक है। और ये जो है ना कह सकते हैं एक डोमेस्टिकेटेड, इसको पालतू जो ब्रीड है रैबिट का एक तरीके का, उसको उससे बनाया जाता है। और ये जो है ना इसको डोमेस्टिकेट कहाँ करते हैं इस रैबिट को? तुर्की में। तो अंगोरा वूल जो होता है बहुत ज़्यादा फल्पी होता है और सिल्की होता है, फल्पी और सिल्की होता है, साथ में लस्ट्रस भी होता है, चमक भी थोड़ी सी होती है, और भाई अच्छा क्वालिटी का, बड़ा मज़ा लगता है, ठीक है। तो ये ए। रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। बच्चा में पढ़ा था क्लास 7-8 में। मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ किसके लिए? कॉटन के लिए। इसमें क्या पूछना है ये बच्चा भी बताएगा क्लास 6-7 का, है कि नहीं? आगे बढ़ें। विथ रेफरेंस टू द वेरियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, उनमें से ठीक है कौन सा बात सही नहीं है ये देखो। ओके ठीक है, हम देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? माकुंद प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये भी सही है। माकुंद प्रोजेक्ट जो है ये दोनों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ से मिलने से बना, ठीक है। प्राम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये देखो नाम में भी उधर ही दिखता, तो ये दोनों उधर ही से होता। मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ उड़ीसा एंड द वेस्ट बंगाल। ये बात गलत है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बोला है ना। मयूराक्षी रिवर जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? अपना जो वेस्ट बंगाल है उधर देखने के लिए मिलता है। और मयूराक्षी प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड और साथ में वेस्ट बंगाल का। ये उड़ीसा क्यों बोला? क्योंकि मयूराक्षी थोड़े सा इधर रिवर झारखंड के साइड में है भैया, है कि नहीं। ये प्रोजेक्ट 1950s और 1960 में बन रहा था। मेन रीज़न यही था कि इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, फ्लड कंट्रोल करना है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देना है इन दोनों स्टेट्स में। कौन दोनों स्टेट में? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा को बीच में क्यों घुसाया? गलत है ना ये, ठीक है। बाकी चंबा वैली प्रोजेक्ट अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। Which among the following is the statement correctly if we find the terms the biofortification? Biofortification क्या होता है भैया? एक प्रोसेस होता है ना जिसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम लोग इन्हांस कर देते हैं किसी भी फूड क्रॉप्स में, यही तो होता है। बहुत सारे इसमें से मेथड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट का ब्रीडिंग हो गया, एंजियोनॉमिक प्रैक्टिस हो गया, या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हम लोग कर लिए, टेक्निक का, जिसके तरीके से हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बढ़ा दिए उस चीज़ का। तो इनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल यूजिंग बाय द सॉइल का काहे बढ़ाएंगे भैया? हम क्रॉप का ना बढ़ाएंगे, तो यहाँ सॉइल का ही बोलिए, गलत हो गया। ब्रीडिंग क्रॉप्स टू द इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो ये बात सही है, ठीक है। इंक्रीज द ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिज्म थ्रू एवरी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम एंड नहीं। एडेप्टेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबल प्लांट फॉर द ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी। से एडेप्टेशन नहीं सर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं देखो ना, ब्रीड कर रहे हैं क्रॉप्स का तो कि इंक्रीज कर दे न्यूट्रिशनल वैल्यू को, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अराबिका, रोबस्ता, लिब्रिका ये सारे वेराइटीज़ हैं किस चीज़ के? कॉफ़ी के, टी के, शुगर कैन के, कॉटन के। तो ये सारे के जो हैं वो कॉफ़ी के हैं। अराबिका, रोबस्ता, लिब्रिका ऑल ऑफ द रिलेटेड टू द कॉफ़ी। अराबिका जो कॉफ़ी है उसमें जो है ना डेलिकेट फ्लेवर देखने के लिए मिलता है, डेलिकेट फ्लेवर, और साथ में उसका प्लीजेंट एसिडिटी होता है, ठीक है। जबकि जो रोबस्ता कॉफ़ी होता है उसमें ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है और कैफ़ीन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। और लिब्रिका जो होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है, स्मोकी और वुडी फ्लेवर प्रोफाइल रखता है अपने आप में, ठीक है। मिल्फा, लादंग और डिफरेंट नेम हम उस वक्त बोले थे, झूम कल्टिवेशन जिस वक्त क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त हम बोले थे, हम इस वक्त ये जान करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखो इंटरनेशनल नाम है और ये इंटरनेशनल नाम भी पूछा है, CDS 2021 में पूछा है। मिल्फा, लादंग, डिफरेंट नेम्स, ये कहाँ किस चीज़ के होते हैं? तो ये सारे किस चीज़ के हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम है भैया, है ना। और मिल्फा, लादंग, डिफरेंट नेम शिफ्टिंग कल्टिवेशन का। मिल्फाम ये भी उस वक्त बोले थे कि कहाँ है ये? सेंट्रल अमेरिका में हम लोग इसको ये करते हैं, पर्टिकुलरली बात करें तो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इस जगह पर ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। और लादांग जो है इसका इस्तेमाल हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ करते हैं, जैसे कि कंट्रीज़ हो गया इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरीके से करते हैं। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में हम लोग सब जान ही चुके हैं, है कि नहीं। ओके 234 इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। क्या खारिफ क्रॉप? आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, उसमें से तुमको क्रॉप्स को पहचानना है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। ये खारिफ क्रॉप है। खारिफ मतलब खराब मतलब बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। आंसू, अमन, बोरो आर एट द ट्री टेबल। क्लास 6 का NCERT पढ़ो, इसमें उसका नाम मिल जाएगा। ये आंसू, अमन, बोरो 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड इन एग्रीकल्चर ईयर, तो राइस के ये नाम है,
आसू बोरो, ये क्लास 6 एनसीईआरटी में देख लीजिए। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज अंडर द कल्टिवेशन। 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इसी के कल्टिवेशन कर रहा है। वीट में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पल्सेस में नहीं चाहिए, कॉटन में भी नहीं चाहिए, अपने पास ज़्यादा पानी चाहिए इसमें चाहिए, और आसू अमन बोरो इसी का नाम ही है। तो भैया राइस क्या क्या बोलते हो यार, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। 235 ग्रोइंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ही हम लोग 2 क्रॉप्स को उगा रहे हैं, ठीक है, सेम ही फील्ड में उगा रहे हैं, लेकिन देखो एक फील्ड है, एक क्रॉप दूसरा क्रॉप, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न को हम फॉलो करके हम 1 से 2 क्रॉप को एक साथ में उगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग तो मिक्स्ड हो गया ना सर, एक साथ में कुछ भी उगा रहे हैं 2-3 तरीके के, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, ये दोनों ये अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग, तो इंटर क्रॉपिंग जो है इसमें हम लोग इस तरीके का जो स्टेटमेंट बोला ना कि साइमल्टेनियसली हम एक ही फील्ड में डेफिनेट पैटर्न में ही कर रहे हैं, तो यही बात सही है कि इंटर क्रॉपिंग जो है वो है एक तरीके का प्रैक्टिस जहाँ पर हम 2 और 2 से अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ही उगा रहे होते हैं सेमी फील्ड में, और एक तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि मैक्सिमाइज जो लैंड यूटिलाइजेशन हो सके इसकी वजह से, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए इससे, ठीक है। तो यही देखो इधर दिखाते हैं, कहाँ गया, इधर हम रखे हैं इसको, ठीक है। ये इंटरक्रॉपिंग देखो एक फिक्स्ड पैटर्न है, इधर मकई का है ये, और इधर कुछ दूसरे प्लांट्स का है, ठीक है। तो ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन डेफिनेट ग्रो अरेंजमेंट, ठीक है। बाकी ठीक है, ये माइक्रो ड्रॉपिंग का, मिक्स्ड क्रॉपिंग का, मिक्स्ड में 2-3 क्रॉप मिला दिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक बेसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को सेमी लैंड पे उगाते हैं, कि नहीं। बट सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंस के वाइज, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन कट गया आधा, ठीक है, अलाइक क्रॉप्स बाकी पढ़ लेना, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इधर क्या मिक्स्ड क्रॉपिंग के मल्टीपल क्रॉप्स को एक ही साथ एक ही लैंड पे हम लोग उगा रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल अभी हम लोग फिगर नहीं लगाए थे, वीट और एक क्या था, सरसों, ठीक है। तो वो सब साथ में उगा रहे हैं, तो वो मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग, बाई मिक्स्ड फार्मिंग जो है, मिक्स्ड फार्मिंग में जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक्स भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक का रियरिंग भी कर रहे हैं, वीट का भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, साथ में कॉर्न भी कर रहे हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग खेती कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में। हाइब्रिड फार्मिंग, हाइब्रिड कहते हैं मतलब कि दोनों होना चाहिए, तो हाइब्रिड फार्मिंग में मतलब कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो सिस्टम है उसका टेक्निक्स जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है हाइब्रिड है उसमें भी उसका जो डेवलप टेक्नोलॉजीज है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा स्टेट जो है प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो भैया प्लांटेशन के लिए तो भैया थोड़ा सा ह्यूमिड चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा खासा चाहिए ना, तो भैया राजस्थान में तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है वो एरिड है कि नहीं, हम लोग मैप भी देखे थे, एरिड है, सेमी एरिड रीजन इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है इधर, ठीक है। बाकी आसाम, नागालैंड, केरला इधर पानी है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में तो अच्छा है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल जाता है प्लांटेशन के लिए, जैसे कि टी हो जाता है, कॉफ़ी हो जाता है, रबर हो जाता है, स्पेसिस हो जाता है, ये सब हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। नंबर ऑफ द पीपल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड है, और उसमें नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट क्या कर, पर यूनिट एरिया ऑफ द एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है। तो उसको एग्रीकल्चर डेंसिटी बोलते हैं, कि अर्थमेटिक डेंसिटी बोलते हैं, कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं, या इकोनॉमिक डेंसिटी बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड्स, ठीक है। इसका हाँ ठीक है, एरेबल लैंड कह सकते हैं, क्योंकि जो है इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं भैया, तो हम लोग जो एरेबल लैंड है उसमें हम लोग थोड़ा सा फॉरेस्ट ट्रीज़ को कट करते हैं, ठीक है, और वहीं पर अरे हाँ भागना यार, सॉरी, ठीक है, तो यही करते हैं, ओके। और ठीक है, तो ये दिखाता है ना फिजियोलॉजिकल ना, अगर हाई फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है ना तो दिखाएगा कि भैया एग्रीकल्चर जो लैंड है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर ही उसके फूड पे डिपेंड है, इतने से लैंड पे बहुत सारे पॉपुलेशन डिपेंड है, अगर हायर दिखा रहा है तो, ठीक है। और अगर लो दिखाएगा तो वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन दिखाएगा कि भैया ठीक है, रिलेटिवली जो है एग्रीकल्चर लैंड पे जो कम है, जो बर्डन है, जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, ये है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होता है, एग्रीकल्चर डेंसिटी होता है कि नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड, या अभी वहाँ नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा था ना, तो यहाँ नंबर ऑफ फार्मर पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड्स, तो इसी को हम लोग एग्रीकल्चर डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है,
ओके सर, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। भैया इनमें से कौन सा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है? डेयरी फार्मिंग, दूध उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, ये तो डेयरी कॉमर्शियल है। ग्रेन फार्मिंग, ये भी कॉमर्शियल है। लाइव स्टॉक रेंजरिंग, अपने के लिए करेंगे क्या लाइव स्टॉक रेंजरिंग? नहीं, तो ये भी कॉमर्शियल नहीं है, ठीक है। बोल रहा है नॉट अ कॉमर्शियल टाइप, ठीक है। तो मतलब ये सारे कॉमर्शियल है। तो इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम लोग अभी कुछ देर पहले PYQ में बात करते शुरुआती के टाइम में, शुरुआती के कुछ क्वेश्चन में, कि भैया सब्सटेंसिव होता है कि भाई इंसान अपने और अपने फैमिली के लिए ही उगा रहा है, बेचने के पर्पज से नहीं उगा रहा है। तो इंटेंसिव सब्सटेंसिव मतलब उसके भी थोड़ा सा और इंटेंसिव हो जाता है कि ये एक नॉट अ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहने का मतलब फार्मिंग सिस्टम ही होता है जहाँ पर ये स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में इस्तेमाल किया जाता है, थोड़े से लेबर इनपुट में, ठीक है। मतलब हम अपने घर में कर रहे हैं ना, हम अपने घर के बारी में कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने के लिए उगा रहे हैं और अपने पापा मम्मी के लिए उगा रहे हैं, तो वो ठीक है इंटेंसिव हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, इसमें अपने अपने घर में करते रहते हैं, बेकी ज़्यादा को खिलाना नहीं है, बेचना नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर एज द डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसमें हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक मिनट रुकना, हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई इसको तो करेंगे ना, कितना लगा लागत उसको तो करेंगे। प्राइस ट्रेंड इन द इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक मार्केट, जो प्राइस ट्रेंड होगा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में, यही तो फ्लैक्चुएशन दिखाएगा, यही तो सप्लाई और डिमांड का एक कारण भी बनेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, ये नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक अलग चीज़ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहने का मतलब है कि ये दिखाता है कि चेंजेस जो हो रहा है एक इंडिविजुअल रहने का, उसका रहने का तौर तरीका जो चेंजेस कर रहा है, उससे रिलेशन है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनना, कि एग्रीकल्चर से किसी भी तरीके से ये रिलेट रखता है कि MSP हम इससे ये करेंगे, है कि नहीं। तो ये नहीं है। मिनिमम प्राइस जो सेट किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है? गवर्नमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, ओके। और हम लोग जानते हैं कि MSP जो है कितने क्रॉप में मिलता है भाई? 22 क्रॉप। कौन किसके ऑफिस के अंडर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के अंदर CACP ये चीज़ें रिकमेंड करता है कि नहीं, 22 क्रॉप। और एक जो है एक FRP मिलता है किसके के लिए? शुगर कैन के लिए, है कि नहीं। 22 में क्या क्या डिवीज़न है भैया? 14 खारिफ क्रॉप है, 6 राबी क्रॉप्स है, और 2 जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स है। हम लोग कल क्या परसों वाला में देखना कि ऐसा पूरी तरीके से चार्ट बना करके लगाए हुए है कि नहीं। ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है वो मिला ही नहीं यार, ठीक है। मिला मतलब कि कुछ ओमिट था, क्या था, तो इसको हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was not a part of the strategy followed by the government of India to increase the food grain production India immediately? Not a part of, कह रहा which of the following was not a part of the strategy, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली फूड ग्रेन बढ़ाना चाह रही थी, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही थी, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में ये हुआ और 1948 से हम इमीडिएटली चालू कर दिए, ठीक है। ऐसा क्या, कौन सा चीज़ नहीं था, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड इंडिया, ये किया था क्या? ये तो कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इंक्रीजिंग कल्टिवेटर एरिया बाय द ब्रिंगिंग कल्टिवेटर एंड फॉलो द लैंड एंड द अंडर प्लॉग यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन कब है? 1960 के आसपास हम लोग देखते हैं, मानते हो कि नहीं? मिड 60s ले लो, है कि नहीं। तो भैया ये बोल रहा है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली तो ये चीज़ नहीं होगा, बाकी सब चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं। स्विचिंग ओवर फ्रॉम द कैश क्रॉप्स टू द फूड क्रॉप्स, हाँ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी थोड़ा सा इनहांस करना था, हम लोग के लाले पड़े हुए थे, तो ये कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। इमीडिएटली जब हम आज़ाद हुए तो वो ये नहीं कर रहे थे, इस वक्त तो हम लोग 1960 के आसपास ये चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नहीं। उस वक्त जो इंटेंस क्रॉपिंग पैटर्न था वो सब चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे थे, बाकी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ था वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, स्टेटमेंट 2 पढ़ो। एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल अकाउंट फॉर द सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, अभी भी साथ बात सही है सर। नियरली हम कहते हो हाफ ऑफ द जो वर्क फोर्स है वो डिपेंडेंट है इधर ही, है कि नहीं। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। लार्जर पोर्सन जो पॉपुलेशन है वो अभी भी इंगेज है इंडिया में, क्योंकि 60% के आसपास हम लोग के पास डाटा ये देखने के लिए मिलता है। देयर हैज़ बीन नो डिक्लाइन इन द वॉलेटिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी तरीके का डिक्लाइन ही नहीं दिखे वॉलेटाइल में, ये भाई बढ़ता घटता रहता है। अगर जो है GDP में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता ही घटता रहता है। नो वॉलेटाइल क्यों बोल रहा है? ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर का वो फेयरली हम कह सकते हैं कि ये वॉलेटाइल है भैया,
नो वोलेटाइल मत कहो, वोलेटाइल है, बढ़ते घटते रहता है। रेंज कभी 5.8% देखने के लिए मिलता है, कभी 0.4 से बढ़ जाता है, कभी 0.2 से घट जाता है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो गलत है, स्टेटमेंट 2 कहाँ के देखने के लिए मिलता है, गलत वाला सी में, तो ऑटोमेटिकली सी मारो। द रेशियो ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नॉट नेट, सॉरी, टू द नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के ही रेशियो, मतलब इसकी रेशियो को ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। ये मेज़र करता है इफ़िशिएंसी कि कितने अच्छे से हम लैंड का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। हम कंसिडर कर सकते हैं इस वक्त कि मल्टीपल क्रॉपिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त सेम ही लैंड पर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए विद इन एक ही ईयर में, ठीक है। अगर हम हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है तो हम ये इंडिकेट करेगा कि भैया हम अच्छे से जो है लैंड का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, जिसके वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिटी। तो भाई डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा विविध प्रकार के प्रोडक्टिविटी मतलब कि बढ़ाना, है कि नहीं। मतलब क्वांटिटी मेजर्स जो है कि भैया यील्ड जो है बढ़ चुका है कि नहीं। क्रॉप डाइवर्सिटी मतलब कि वैरायटी ऑफ जीन्स और जेनेटिक चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स का, है कि नहीं। और इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप रोटेशन, इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप रोटेशन मतलब कि कितने डेफिनेट ऑर्डर और कितने ऑर्डर एक ही ग्राउंड है बट कितने ऑर्डर में हम चेंज कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का इंटेंसिटी क्या है, कितने तेज़ी से कितने कम से ये कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज मोस्टली ऑन अ लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन, दिस कुड बी रिस्पॉन्स टू। कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन एग्रीकल्चर में वो मोस्टली देखने के लिए मिलता है लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन है। ऐसा इसलिए है, और ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, राइजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। भाई प्रोडक्टिव का एग्रीकल्चर बढ़ रहा होता है इसके वजह से, तो ये तो कारण ही है ना, वो हम फिर क्यों करते हैं। राइजिंग इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर नहीं, राइजिंग वेज एंड द टाइट लेबर मार्केट। हम लोग को पता है कि अभी कुछ लेबर मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन आया है, ठीक है, कि जिसके वजह से भाई मिनिमम वेज और कुछ लिविंग कंडीशंस कुछ इस तरीके की बात करता है कि राइजिंग वेज तो मतलब वेज बढ़ गया है ना, लेबर का वेज बढ़ गया है, लेबर को ज़्यादा तनख्वाह देने पड़ता है, तो जिसके वजह से हम मशीन्स पे अब डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है सर सी, ठीक है, कि भाई कितना देते रहेगा, एक बार मशीन में इन्वेस्ट करो लंबे समय तक चलते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द झूम कल्टिवेशन, देख रहा है कितने बार झूम कल्टिवेशन आया, सीरीज 2014 में फिर से पूछा, ठीक है। तो पूछ रहा कि झूम कल्टिवेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया। भाई अभी देखा कि जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है, लार्जली प्रैक्टिस कह रहे हैं, हाँ नाम भी पढ़े थे हम लोग सब, आसाम मणिपुर ये सब। इट इज़ रेफर्स टू एज अ स्लैश एंड बर्न, यही तो बच्चा जानता है कि स्लैश एंड बर्न वेजिटेबल टेक्निक है ये। इन इट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर, हाँ कुछ साल में फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, फिर इसलिए हम दूसरे जगह जाते हैं और दूसरा कटाई करते हैं और फिर वहाँ पर ये करते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा स्लाइस एंड बर्न, जलाओ मतलब काटो, जलाओ और फिर यूज़ करो। तो तीनों बात सही है, डी इज़ द राइट आंसर। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्रीकल्चर और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओके ठीक है। उसके बाद हम लोगों का इकोनॉमी का ज्योग्राफी, इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म और ज्योग्राफी भी ख़त्म, ठीक है। डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इंडियन एग्रीकल्चर इज़ करेक्ट, इंडियन एग्रीकल्चर से कौन सा बात सही है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया, हाँ क्योंकि भाई ज़्यादा है, वास्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया देखो तो अपना इसी में जाता है, क्रॉप प्रोड्यूसन्स में ही जाता है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, कॉटन हो गया, इसी में जाता है, तो ये बात तो सही है। क्रॉपिंग पैटर्न इज़ डोमिनेटेड बाय द सीरियल्स क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न अगर देखें तो हाँ सीरियल क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गया, वीट्स हो गया, मेज हो गया, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है क्रॉपिंग पैटर्न में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो है क्रॉप्स जो है वाइडली कल्टिवेटेड है, किस फॉर्म में, तो भैया इसी, ठीक है, सीरियल्स में। तो दूसरा बात सही, पहला बात सही है। द एवरेज साइज ऑफ द इंडियन फार्म्स होल्डिंग इज़ टू स्मॉल इन द सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये एक PYQ का भी हम लोग एक ऑप्शन में पढ़े थे, है कि नहीं, फ्रैगमेंटेड है वाला। तो एवरेज साइज ऑफ इंडियन फार्म होल्डिंग इज़ टू स्मॉल, ठीक है, जो एवरेज साइज है इंडियन फार्मिंग का, फार्म होल्डिंग का, वो स्मॉल है, फ्रैगमेंटेड है, और यही एक रीज़न है मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं। तो सेवरल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल पड़ जाता है, ये बात तीनों बात सही है सर। ये सीरीज 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है, 1 2 3 तीनों बात सही है। बड़े शब्दों में कॉन्ग्रेचुलेसन। देखो ना कभी कभी क्या होता है कि चलता भी नहीं।
ठीक है। आज कितना है भाई? 19 तारीख, 19/10 है ना। इकोनॉमी कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कल रेस्ट करो भाई, कल तो दीपावली है, दीपावली भी मनाओ, क्या दिक्कत है, मज़े में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।